हेडिंग डाल लीजिए बाबू आप लोग, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी बहुत पहले से ही यानी प्राचीन काल से ही जो वैज्ञानिक रहे हों या दार्शनिक रहे हों, उनमें द्रव्य की जो संरचना है या द्रव्य किन किन चीज़ों से मिल करके बना है, इसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन किसी को इसके बारे में कोई जानकारी मिली नहीं। इसी क्रम में लगभग 800 ईसा पूर्व एक दार्शनिक आते हैं जिनका नाम कणाद होता है। ये कणाद साहब द्रव्य के बारे में कुछ बताते हैं। कहते हैं कि द्रव्य जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। क्या यहाँ तक ये बता दिया, लेकिन अभी भी इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। फिर 1808 में एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम जॉन डाल्टन होता है, और ये द्रव्य के बारे में कुछ सुव्यवस्थित जानकारी दिए, और उसी के आधार पर आज हम लोग यहाँ तक के 21वीं सदी तक पहुँचे हैं। तो हम बता रहे थे कि तमाम दार्शनिकों ने द्रव्य की संरचना के बारे में बताया, लेकिन सन 1808 में वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने द्रव्य की संरचना के बारे में सबसे ज़्यादा और सुव्यवस्थित जानकारी दिया। तो इन्होंने क्या क्या जानकारी दिया हम लोग जान लेते हैं। डाल्टन के अनुसार, किसके अनुसार बाबू? डाल्टन के अनुसार द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है। पहला इन्होंने जानकारी क्या दिया बाबू? पहला इन्होंने ये बताया कि द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इन्होंने कहा कि द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। क्या कहते बाबू? जिसे परमाणु कहते हैं। पहले पॉइंट में इन्होंने बताया, पहले पॉइंट में इन्होंने कहा कि द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये बताया परमाणु जो है अविभाज्य है। क्या बाबू? परमाणु अविभाज्य है। दूसरे पॉइंट में क्या बताया? परमाणु अविभाज्य है, अर्थात परमाणु को छोटे छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात परमाणु को छोटे छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर गौर से समझिएगा। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि परमाणु अविभाज्य होता है, अर्थात परमाणु को छोटे छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बताया बाबू? अच्छा, तीसरे पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है।
तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बताया बाबू, परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया बाबू कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अगले पॉइंट में बताते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु, क्या बाबू, एक ही तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। फिर गौर से समझिएगा, अगले पॉइंट में क्या बताते हैं, अगले पॉइंट में ये बताते हैं कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वे परमाणु आकार में, द्रव्यमान में तथा गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं, अर्थात एक समान होते हैं। फिर ये कहते हैं अगले पॉइंट में कि भिन्न भिन्न तत्वों के, क्या बाबू, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, क्या बाबू, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा गुणों में एक दूसरे के भिन्न होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगले पॉइंट में इन्होंने क्या बताया बाबू, अगले पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगले पॉइंट में बताते हैं कि प्रत्येक तत्वों का एक निश्चित परमाणु भार होता है और परमाणु भार ही उस तत्व का मूल लक्षण कहलाता है। समझ में आ गया। अगले पॉइंट में क्या बताते हैं कि प्रत्येक तत्व का एक निश्चित, क्या लिख रहे हैं, एक निश्चित परमाणु भार होता है, परमाणु भार होता है। और ये जो परमाणु भार है ना, ये तत्वों का मूल लक्षण होता है। और यह परमाणु भार, परमाणु भार तत्वों का मूल लक्षण होता है, तत्वों का मूल लक्षण, मूल लक्षण होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अगले पॉइंट में ये बताते हैं कि जो परमाणु होते हैं ना, यह रासायनिक अभिक्रिया की इकाई है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। क्या बताते हैं? परमाणु रासायनिक अभिक्रिया की इकाई है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेती है। फिर ये कहते हैं बाबू कि विभिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वे एक दूसरे से निश्चित पूर्णांक अनुपात में जुड़े होते हैं। कि विभिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं, विभिन्न तत्वों
कि जो विभिन्न तत्वों के परमाणु, ऐसे लिख लें, विभिन्न तत्वों के परमाणु, विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से निश्चित पूर्णांक अनुपात में, निश्चित पूर्णांक अनुपात में संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं, यौगिक परमाणु बनाते हैं। एक बार फिर इस नियम को सुनिएगा। हमने आपको बताया कि द्रव्य की संरचना के बारे में तमाम वैज्ञानिकों ने बताया, हमको तमाम दार्शनिकों ने बताया, लेकिन 1808 में सबसे सटीक जानकारी, अच्छी जानकारी अगर ने किसी ने दिया तो उसका नाम था जॉन डाल्टन। समझ में गया? जॉन डाल्टन के अनुसार द्रव्य जो है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। जॉन डाल्टन के अनुसार द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। अगले पॉइंट में बताते हैं कि ये जो परमाणु होते हैं ये अविभाज्य होते हैं, अर्थात इसे छोटे छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगले पॉइंट में बताते हैं कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अगले पॉइंट में बताते हैं एक ही तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। अगले पॉइंट में क्या बताते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। फिर अगले पॉइंट में बताते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, क्या बाबू, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, अब छठे पॉइंट में क्या बताते हैं बाबू? छठे पॉइंट में बताते हैं कि प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार होता है और वह परमाणु भार जो होता है तत्व का मूल लक्षण होता है। क्या बताते हैं छठे पॉइंट में? छठे पॉइंट में बताते हैं कि प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार होता है और यह परमाणु भार जो होता है तत्व का मूल लक्षण होता है। क्लियर हो गया? अगला 7वें नंबर के पॉइंट में बताते हैं कि परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया की इकाई है। क्या है? परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया की इकाई है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। समझ में आ गया? अच्छा, लास्ट पॉइंट में क्या बताते हैं बाबू? लास्ट पॉइंट में हमको ये बताते हैं कि विभिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वे दूसरे से एक निश्चित पूर्णांक अनुपात में जुड़े होते हैं और जुड़ करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे यौगिक परमाणु के नाम से जानते हैं। अर्थात भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से निश्चित पूर्णांक अनुपात में जुड़कर यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं। क्या आप लोग को समझ में आया? हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन। मिटा देना। सुनिएगा बाबू, पहले पॉइंट में डाल्टन साहब ने हमको यह बताया कि परमाणु अविभाज्य है। क्या बताया बाबू? कहा कि परमाणु अविभाज्य है। क्या बताया बाबू? परमाणु अविभाज्य है। लेकिन हम जानते हैं बाबू कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, अर्थात परमाणु
विभाज्य है। तो परमाणु को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है बाबू? 3 भागों में, जिसे हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, प्रोटॉन के नाम से जानते हैं और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। बोलिएगा, इतनी चीजें हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरे पॉइंट में इन्होंने हमको ये कहा है कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं बाबू कि परमाणु को उत्पन्न भी किया जा सकता है। क्या बाबू? परमाणु को उत्पन्न भी किया जा सकता है और क्या बाबू? नष्ट भी किया जा सकता है। परमाणु को उत्पन्न और परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। तो परमाणु को उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है बाबू? नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। संलयन द्वारा परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है और परमाणु को नष्ट किसके द्वारा किया जा सकता है बाबू? नाभिकीय विखंडन द्वारा। किसके द्वारा बाबू? नाभिकीय विखंडन द्वारा नष्ट किया जा सकता है। क्लियर हो गया? गौर से समझिएगा। अगले पॉइंट में क्या बताते हैं बाबू? ये बताते हैं कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन हम ये जानते हैं, अर्थात आधुनिक वैज्ञानिक हमको बताते हैं कि परमाणु को उत्पन्न भी किया जा सकता है और परमाणु को नष्ट भी किया जा सकता है। यानी नाभिकीय संलयन द्वारा परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है और नाभिकीय विखंडन द्वारा परमाणु को नष्ट भी किया जा सकता है। जिसका सबसे बढ़िया इसका उदाहरण है आपका हाइड्रोजन बम। कौन बम बाबू? हाइड्रोजन बम। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है आपका बाबू नाभिकीय बम। कौन बम बाबू? नाभिकीय बम इसका उदाहरण है। समझ में आ गया? नहीं सुना ताड़ा लोग परमाणु बम दगा जे, परमाणु बम दगा जे, तय कौन बम है बाबू? अर्थात लिख लो परमाणु बम। कौन बम बाबू? परमाणु बम। कौन सा बम बाबू? नाभिकीय बम। अर्थात समझ में आया कि नहीं आया? कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, अगले पॉइंट में क्या बताते हैं बाबू? अगले पॉइंट में ये बताते हैं कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, क्या बताते हैं बाबू? एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु आकार में, द्रव्यमान में तथा गुणों में एक समान होते हैं, लेकिन समस्थानिकों की खोज हो जाने की वजह से, किसकी खोज बाबू? समस्थानिक की खोज हो जाने से इनका यह भी नियम क्या कर गया बाबू? फेल कर गया। जैसे समझिएगा, सपोज कर लीजिए हम सी कार्बन 12, सी कार्बन 13 और सी कार्बन 14 ले लिए। समझ में आ गया? गौर से देखिएगा, सब कार्बन कार्बन ही है, लेकिन देखिएगा सबके परमाणु भार क्या समान हैं? भिन्न भिन्न हो गया कि नहीं हो गया? तो देखिएगा ये क्या कर रहे हैं कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु के आकार, द्रव्यमान तथा गुण एक समान होते हैं, लेकिन देखिए द्रव्यमान में भिन्नता पाली गई कि नहीं पाली गई? अर्थात इनका यह भी नियम फेल कर गया। फिर अगले पॉइंट में बोलते हैं बाबू कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार में, द्रव्यमान में तथा गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इनका यह भी नियम क्या कर गया बाबू? फेल कर गया। यह क्यों फेल कर गया? समभारिक की खोज होने की वजह से। किसका खोज होने की वजह से बाबू? समभारिक की खोज होने की वजह से यह भी नियम फेल कर गया। जैसे गौर से देखिएगा, Ar 40, पोटेशियम 40, कैल्शियम 40, इसका परमाणु क्रमांक 20। गौर से देखिएगा, दूसरे पॉइंट में ही कहते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, क्या बाबू? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। तो देखिएगा क्या हमने भिन्न भिन्न तत्वों के ले लिया, तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु को ले लिए, तो गौर से देखिए क्या इनका परमाणु द्रव्यमान समान है? परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है? नहीं है ना?
एक समान है कि नहीं है, अर्थात इनका यह नियम फेल कर गया कि नहीं कर गया। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? अच्छा, कोई परेशानी? अगला अरे यार 18, अच्छा 19 लिख दिया ले बानी, हो गया। अब गौर से समझिएगा, ये अगले पॉइंट में बताते हैं कि किसी भी तत्व का मूल लक्षण परमाणु भार होता है। क्या होता है? मूल लक्षण परमाणु भार होता है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने बताया, परमाणु संभारिक और समस्थानिक की खोज हो जाने की वजह से आधुनिक वैज्ञानिकों ने बताया कि किसी भी तत्व का जो मूल लक्षण होता है वह है आपका परमाणु भार नहीं होता है, परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है बाबू? मूल लक्षण क्या होता है बाबू? परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। क्यों बाबू परमाणु क्रमांक होता है? इसलिए होता है कि देखिएगा, भिन्न भिन्न तत्वों का परमाणु भार एक समान हो गया ना। मान लो हम कह दें कि 40 परमाणु भार वाले तत्व का नाम बताइए, तो आप लोग कहोगे कि Ar होता है, कोई कहेगा K होता है, कोई कहेगा Ca होता है, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो ये बताइए कैसे मूल लक्षण होगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि 19 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम बताइए, 18 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम बताइए, 20 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम बताइए, तो क्या आप लोग नहीं बता दोगे? इसीलिए तत्व का मूल लक्षण क्या होता है बाबू? परमाणु क्रमांक होता है, कभी भी परमाणु भार नहीं होता है। फिर एक बार समझते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या क्या संशोधन किया गया है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में निम्नलिखित संशोधन किया गया। सबसे पहले तो यही संशोधन किया गया कि डाल्टन साहब ने हमको बताया कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने हमको बताया कि नहीं, परमाणु जो है विभाज्य है, अर्थात परमाणु को 3 मूल सूक्ष्म कणों में विभाजित किया जा सकता है, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अच्छा, अगले पॉइंट में हमको डाल्टन साहब बताते हैं कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक हमको ये बताते हैं कि परमाणु को उत्पन्न भी किया जा सकता है और परमाणु को नष्ट भी किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि नाभिकीय संलयन द्वारा परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है और नाभिकीय विखंडन द्वारा परमाणु को नष्ट किया जा सकता है, जिसका तरोताजा उदाहरण उन्होंने बताया कि नाभिकीय संलयन का तरोताजा उदाहरण हाइड्रोजन बम है और नाभिकीय विखंडन का तरोताजा उदाहरण आपका परमाणु बम है। बोलिएगा, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में ये कहते हैं कि समान प्रकार एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, क्या बाबू? एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान तथा गुण एक समान होता है, लेकिन समस्थानिक की खोज हो जाने की वजह से यह नियम फेल हो गया। जैसे देखिएगा, एक ही तत्व आपका कार्बन 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 है, क्या इसका परमाणु द्रव्यमान समान है? भिन्न भिन्न है, इसीलिए इनका यह नियम फेल कर गया। फिर अगले पॉइंट में कहते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के, क्या बाबू? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान तथा गुण भिन्न भिन्न होता है, इनका यह भी नियम फेल कर गया। क्यों फेल कर गया? क्योंकि संभारिक की खोज हो गई, और संभारिक के द्वारा यह देखिए, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम परमाणु क्रमांक 18, 19, 20 है, लेकिन परमाणु भार आपका क्या हो गया बाबू? समान हो गया, जो कि कार्य भिन्न भिन्न होना चाहिए डाल्टन के अनुसार, लेकिन क्या भिन्न भिन्न है? नहीं है, एक समान है ना, इसलिए उनका नियम क्या कर गया? फेल कर गया। अच्छा, लास्ट पॉइंट में वो बताते हैं बाबू कि परमाणु का जो मूल लक्षण होता है वह परमाणु भार होता है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने हमको क्या बताया बाबू? हमको आधुनिक वैज्ञानिकों ने बताया है कि परमाणु का मूल लक्षण परमाणु भार नहीं होता है, बल्कि परमाणु क्रमांक होता है। क्यों होता है? क्योंकि सभी तत्वों का एक परमाणु क्रमांक निश्चित होता है, लेकिन किसी भी तत्व का परमाणु भार निश्चित नहीं होता है। क्या आप लोग को इतना क्लियर हुआ? लिखवा दें? चलिए लिखिए।